सर एक अहम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे जिस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कई सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उभर के आई हैं पिछले कुछ सालों में। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा जाता है जम्मू कश्मीर की, उसको रेलिवेंट रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? अब हमारी रेलेवेंस पे सवालिया निशान हमारे सियासी मुखालिफ बीच बीच में उठाते रहे और ये पहली मर्तबा नहीं है। इस तरह के सवाल बार बार किए गए हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर में, फारूक साहब के वक्त में, आज भी। लेकिन बार बार जब भी हमसे इस तरह का सवाल पूछा गया है, जवाब लोगों ने खुद दिया। इलेक्शन में दिया, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। ये जो रेलेवेंस वाली आपने सवाल की, इसका जवाब 3 जून को जब नतीजे निकलेंगे खुद ब खुद जवाब आपके सामने होगा। सर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये वही हिस्टोरिक जगह है जहाँ पर गुपकार अलायंस फॉर्म हुआ था जब धारा 370 को हटाने की बात चल रही थी। लेकिन सर क्या हुआ जब आप इंडिया अलायंस के पार्टनर भी बने, तो क्या जम्मू कश्मीर में आते वो अलायंस कहीं टूट गया कि महबूबा मुफ्ती की? टूटा नहीं, महबूबा मुफ्ती अलग हो गई। वो क्यों हुई अलग, उस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। हमने सीटों का बंटवारा करना था और सीटों के बंटवारे के लिए हमेशा एक फार्मूला के तहत वो किया जाता है। अब आपको अच्छी तरह से याद होगा, कुछ साल पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे। उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हम 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे करेंगे। जाहिर सी बात है वो पीडीपी, पीसी जो हमारे साथ थे उस वक्त, उनको ये बात सूट नहीं की गई क्योंकि उन इलेक्शनों में उनकी कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं। उन्होंने कहा कि डीडीसी का आप पार्लियामेंट के साथ नहीं कर सकते हो, आपको असेंबली के इलेक्शन के बुनियाद पे करना चाहिए। तो हम 2014 पे गए और 2014 के नतीजों के बुनियाद पे जहाँ जहाँ पीसी जीती वहाँ उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए, जहाँ पीडीपी जीती वहाँ उन्होंने किए, जहाँ सीपीएम जीती उन्होंने, और जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती हमने। जाहिर सी बात है कि अगर डीडीसी के लिए 2014 का असेंबली इलेक्शन जो है वो फॉर्मूला बनता है, तो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हमें 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो बुनियाद बना देती हैं। हमने वो बुनियाद बनाई, 3 सीटें हमारे पास रहीं। 3 सीटों पे हमने कांग्रेस से कहा कि आप फैसला करिए कौन कहाँ से लड़ेगा। उन 3 सीटों पे कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या कसूर है? कसूर तो पीडीपी का है। सर अभी कुछ दिन पहले मैंने महबूबा मुफ्ती जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाई कि उन्होंने तो सारी अथॉरिटी देकर रखी थी फारूक साहब को कि फारूक साहब विल टेक द डिसीजन कि सीट का बंटवारा कैसा होगा। लेकिन आपने सडनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पर आपने पीडीपी को नीचा दिखाने की कोशिश की। एज़ पर महबूबा मुफ्ती, उनका ये भी कहना है कि आपने कुछ ऐसे टर्म्स यूज़ किए कि उनको ऐसा लगा कि पीडीपी सबसर्विएंट टू सबसर्विएंट वाली बात ही नहीं है। हम थक गए थे उनके तरफ से, बट सर हमले बर्दाश्त करते उनका ये कहना था कि अगर आप उनको एक बार बुला लेते, खुद बात कर लेते, जब एक बार कंसेंसस हो जाता। जब आपने अपने सवाल का ही खुद जवाब दिया, जब उन्होंने खुद ऑथराइज किया फारूक साहब को, आपको क्या लगता है कि बिना फारूक साहब की अथॉरिटी हासिल किए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवारों का ऐलान करती? जब फारूक साहब ने फिर तय किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 3 उम्मीदवार उठेंगे, और जब ये महबूबा मुफ्ती का कहना ये कि अब हमने उनसे बात नहीं किया, उनसे मशवरा नहीं किया, उन्होंने मशवरा करने की गुंजाइश कहाँ रखी? आप खुद उनके प्रोग्रामों में गए होंगे जो उनके अपने दफ्तरों में किए लगातार 2 साल। जब उनके रेजिंग डे हुए, वहाँ अगर नारे लगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लगे, बीजेपी के खिलाफ नहीं, किसी और के खिलाफ नहीं। वहाँ अगर बयान जारी होते थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ होते थे। अरे यहाँ तक कि पाकिस्तान के इलेक्शन की बात होनी थी तो उसमें भी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते थे। ये पीडीपी वालों ने हैं, उन्होंने एक इस चीज़ को शायद चलाने की कोशिश की कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो उन्हीं का है। चलिए मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ इस सारे मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुदगर्ज रहे। बाकी पार्टियाँ, अगर हम खुदगर्ज होते तो हमें इंडिया ब्लॉक से अलग किया होता, लेकिन इंडिया ब्लॉक हमारे साथ है। कांग्रेस के सदर आज मेरे साथ बारामूला में थे, कल फारूक साहब के साथ रजौरी, थन्ना मंडी, इन जगहों में उन्होंने मिलके जलसे किए। मैं डूरू में था अहमद मीर साहब के साथ। अगर हमने गलत किया होता
तो जाहिर सी बात होती कि हम इंडिया ब्लॉक से अलग होते, लेकिन ये तमाम पार्टियां इंडिया ब्लॉक की वो हमारे साथ हैं। सर इस इलेक्शन में हर एक पॉलिटिकल पार्टी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है। आप पे भी ये इल्ज़ाम लगा है कि जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि बीजेपी को जे.एंड.के में लाने वाली पीडीपी है, लेकिन पीडीपी का ये कहना है कि आप तो वाजपेयी साहब के टाइम पे उनके मंत्री रहे हैं, तो क्या बीजेपी का जो इनरोड्स बना है जम्मू कश्मीर में, क्या उसका क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाता है? कैसे जाता है आप बताएं कैसे? आप पार्टनर थे ना सर पहले, लेकिन रियासत में नहीं ना। बट सर फिर नहीं ना, रियासत में नहीं, फर्क है। तो सर अगर वैसा उस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी मिलती कि बीजेपी के साथ यहाँ पर कोलिशन बनाने, नहीं ना, ये आप ना अब अगर मगर कर रहे हैं, अगर मगर बात करिए ना, यू कांट रीराइट हिस्ट्री। अभी ना मुझे जवाब देने दीजिए। आप हिस्ट्री को दोबारा अपने मर्जी से लिख नहीं सकते। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी जम्मू कश्मीर में, क्या बीजेपी के मेंबर उसमें शामिल थे? नहीं थे। यहाँ पे बाय इलेक्शन हुआ पार्लियामेंट का, एनडीए में रहने के बावजूद हमने बीजेपी को जम्मू की सीट से शिकस्त दी जब चौधरी तालिब हुसैन वहां से कामयाब हुए। तो इनरोड्स के बजाय हमने उनको ज्यादा इनरोड्स करने से रोका। जो उनकी पार्लियामेंट सीट थी जहां उनका नुमाइंदा जीतता रहा, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको हराया। तो इनरोड्स हमारे दौर में नहीं रहे। सर अभी रिसेंटली आप ही के एक फॉर्मर कलीग ने ये कहा था कि जब 2014 की असेंबली इलेक्शंस हुए तो कौन सा फॉर्मर कोलीग? देवेंद्र सिंह राणा। छोड़िए ना उसको। नहीं बट सर वो काफी सीरियस एलिगेशन थी उनका। रहने दीजिए ना, बीजेपी में जाके वो एलिगेशंस करे तो उसको कौन सीरियसली लेगा? गुलाम नबी आजाद साहब वो भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। ये एलिगेशंस उन लोगों से आप करवा रहे हैं या उन लोगों की एलिगेशंस आप ले रहे हैं जो बीजेपी के साथ मिलके बीजेपी की मदद कर रहे हैं। तो सर क्यों हो रहा है ऐसा? अगर वो एक कहावत है ना सर, पॉलिटिक्स में रहता है ये सब, पॉलिटिक्स में रहता है। तो सर क्या अप्रोच किया गया था बीजेपी को यहाँ पर आप के द्वारा? हमने तो बीजेपी को कोई अप्रोच नहीं किया ना बीजेपी ने हमें अप्रोच किया। और 10 साल पुरानी वाली बात है ना, आज की बात करिए। सर आप भी अपोज कर रहे थे कि रजौरी और जो अनंतनाग सीट है, रजौरी अनंतनाग सीट, उस पर इलेक्शन डेफर ना हो, लेकिन आपकी अपोजिशन के बावजूद भी पीडीपी भी सिमिलर लाइन पे अपोज कर रही थी। इलेक्शन कमीशन ने उस पोलिंग को डेफर कर दिया। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या इम्पैक्ट होगा जिस पोलिंग वाले दिन? अब जो जिस इम्पैक्ट की उम्मीद बीजेपी वाले कर रहे हैं वो इम्पैक्ट नहीं होगा, नतीजा बदलेगा नहीं। हाँ बेशक एक आध वोटर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आप करेंगे, लेकिन जो नतीजा होना है उस नतीजे में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सर क्या रिजल्ट, क्या आउटकम क्या होगा? मियां अल्ताफ साहब भारी कामयाबी हासिल करेंगे। तो सर क्या एजेंडा, जैसे आप बात कर रहे हैं 370 को वापस लाने की, तो सर क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया कि 370 या वापस नहीं आएगा, तो सर क्या आप लोग क्या ये 370 को लेके सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला था? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाए तो 370 के हक में सुनाए ना। उन फैसलों के बाद क्या बीजेपी खामोश रही? नहीं रही ना, उन्होंने अपना जिद्दोजहद जारी रखा। तो ठीक है, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला नहीं सुनाया, हम भी अपना जिद्दोजहद जो है जारी रखेंगे। सर पिछली इलेक्शन में ऑटोनॉमी मुद्दा था, अब रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ 370, तो सर ये जो जर्नी है कैसी रही है सर, वो सफ़र कैसा रहा है ऑटोनॉमी से वापस स्टेटहुड के लिए? अब जब हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, हमें क्या मालूम था कि जो हमारे हाथ में है वो भी चला जाएगा। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पहले जो 19 में हमें धक्का पड़ा है, पहले हमें वो ठीक करना होगा, फिर आगे जाएंगे हम। सर आपका और यहाँ पर जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका ये कहना है कि 370 हटाने के बाद वैली में कुछ चेंज नहीं आया है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनका ये कहना है कि इन लोगों को कहिए कि घर से बाहर निकलें, लोगों से पूछें कितने रोड्स बने हैं, एम्स जम्मू में एक आया है, कश्मीर में एक आया है, काफ़ी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन आप वो लोगों को दिखाना नहीं चाहते। मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, लेकिन अगर ये सारा दुरुस्त है तो बीजेपी के उम्मीदवार कहाँ हैं? अगर इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी तरक्की हुई है, जम्मू कश्मीर में इतना बदलाव आया है, तो उम्मीदवार कहाँ हैं? सर जहां तक आप एम्स की बात कर रहे हो या ये प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, ये सारे जो हैं 2019 से पहले के प्रोजेक्ट्स हैं। 2019 के बाद मुझे बताइए कौन सा नया प्रोजेक्ट आया? एक आपने वो श्रीनगर में मॉल का ऐलान किया, वो भी नहीं बना।
बताइए ना कौन सा, जो जिस सड़क की आप बात कर रहे हो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के वक्त की सड़क है, जिस रेल की ये बात कर रहे हैं ये इंदिरा गांधी साहिबा के वक्त की सड़क रेल है। तो मुझे बताएं ना अब नया क्या आया है। तो सर जब आप लोगों के पास, क्योंकि आपने अपना नॉमिनेशन पेपर भी दायर कर दिया है, लोगों के पास जाएंगे तो क्या लोगों को क्या आप एश्योरेंस देंगे कि उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट दें सर? हम सही मायने में यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे बिना कोई सौदाबाजी किए हुए। हम किसी के एजेंट नहीं हैं, किसी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, वो लोगों का एजेंडा है और हम लोगों का एजेंडा लेके दिल्ली जाएंगे और हमने ये साबित किया हुआ है। मैं जब पार्लियामेंट में मेंबर था मैंने यहाँ के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी की। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनको बोलने का मौका मिला और मैं खड़े होकर कहूँ मैं क्या बोलूँ यार। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो यहाँ से जीत के गए और वहाँ पे खामोश हुए, उनकी बोलती बंद हुई। नहीं, अब यहाँ पे बात करना, आपके सामने बात करना बहुत आसान है, आप बीच में टोकोगे नहीं, यहाँ नारे नहीं चलेंगे, यहाँ शोर नहीं होगा। पार्लियामेंट में बात करना दूसरी बात है। हमने वो लोग भी देखे हैं जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन दिल्ली जाके उनकी फूंक निकल जाती है। हम लोग जाएंगे और दिल्ली में यहाँ के लोगों की जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे। सर पीएम ने भी एश्योरेंस दिया है कि असेंबली इलेक्शंस टाइम पे होंगे, स्टेटहुड रिस्टोर होगा, उसे कैसे देखते हैं सर आप? रिसेंटली जब वो जम्मू आए थे वहाँ पर एड्रेस करते हुए लोगों को, अब टाइम पे अगर इलेक्शन होने थे तो हमारे असेंबली इलेक्शन जो हैं वो 2019-20 में होने चाहिए थे। हमारा असेंबली इलेक्शन 2014 में हुआ, अब 10 साल हो गए। ये अब इलेक्शन की बात करना ये इनकी मजबूरी बन गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं है, हमें तो अपने हक से महरूम रखा गया। अभी तक 2 असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए थे। अगर आप 5 साल का टर्म भी ले लो, हमारा तो इससे पहले 6 साल का टर्म था। मैं चाहता हूँ चलिए आप 5 साल ही ले लीजिए, तब भी हमारा एक इलेक्शन 19 में होना चाहिए था और दूसरा इलेक्शन अभी। हमें 10 साल जो है यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल हुआ है। सर जो फिगर्स पार्लियामेंट में दिए गए कि पोस्ट 2019 5 अगस्त 2019 के बाद वायलेंस में कमी आई है, जो सिविलियन किलिंग होती थी उसमें कमी आई है, स्टोन पेल्टिंग अब नहीं होती, तो इस चेंजेस को कहाँ देखते हैं सर आप? अगर ये सब सही है तो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं हुए? उस वक्त तो सिक्योरिटी को लेके इन्होंने बहाना बनाया कि जम्मू कश्मीर में हालात साजगार नहीं है, हम एक साथ इलेक्शन नहीं कर सकते, हमें मैन पावर की ज़रूरत है, हमें सिक्योरिटी फोर्सेस ज़्यादा तैनात करने होंगे, हमें इसलिए जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शन जो हैं पार्लियामेंट इलेक्शन से जो है डिस्कनेक्ट करने होंगे। तो उनके कहने और करने में बड़ा फ़र्क रहता है। अगर वाकई जम्मू कश्मीर के हालात इतने ज़्यादा बेहतर हो गए हैं, इतने ज़्यादा साजगार हो गए हैं, यहाँ मिलिटेंसी नहीं रही, स्टोन पेल्टिंग नहीं रहा, अलाइदगी पसंद सोच नहीं रही, तो फिर असेंबली और पार्लियामेंट के एक साथ करने थे, जिस तरह आप उड़ीसा में करते हो, जिस तरह आप बाकी जगहों में करते हो, यहाँ पे भी करते। एक तरफ से बीजेपी वाले 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, ये मौका था साबित करने का। अब कल को जब 1 नेशन 1 इलेक्शन बाकी मुल्क में करोगे, हमारा क्या हाल होगा? आप 1 नेशन 1 इलेक्शन तो यहाँ कर नहीं सकते हो। सर बीजेपी का एक ये भी कहना था कि कश्मीर का मुद्दा तो हमने 370 हटा के रिजॉल्व कर दिया, अब जो अगला एजेंडा है वो पीओके को वापस लाने का, उसे कैसे देखते हैं सर आप? लाए ना, किसने रोका उनको? आपने यहाँ किसी को कहते हुए सुना कि पीओके वापस नहीं लाना चाहिए? लाए, मैं भी देखूं, बड़ी अच्छी बात है, हम भी वहाँ घूमेंगे। मैं तो कभी अपनी ज़िंदगी में वहाँ गया नहीं हूँ, देखना पसंद करूँगा कि है क्या वहाँ पे। मैं भी उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, अब देखते हैं कब आता है वो। सर जिस तरह की नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी मंगलसूत्र की बात की कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में ये है कि आपको मंगलसूत्र तक हिंदुओं का लेकर मुस्लिम्स को वो प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, जो इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, उसे कैसे सर आप देखते हैं? अफसोस की बात है ना, अब ये इलेक्शनों में इस तरह मजहब का इस्तेमाल करना, ये वैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, लेकिन चलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बाकियों पे लागू होता है, बीजेपी पे नहीं लागू होता। इलेक्शन कमीशन वाले इन चीज़ों का नोटिस लेते नहीं हैं, हमारी बातों का नोटिस लिया जाता है। और मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि पहले 2 फेज़ जो हैं वो बीजेपी के लिए कोई ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, क्योंकि ये बातें जो हैं ये इलेक्शन से पहले नहीं हो रही थी, ये पहले और दूसरे फेज़ के बाद ज़्यादा शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को
वर्करों को और वोटरों को मोबिलाइज करने में कोई कमी रह गई होगी। सर जिस तरह सूरत में हुआ कि बीजेपी के कैंडिडेट अनअपोज्ड जीत गए, अपोजिशन का ये कहना है कि इट्स अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन अगर आप बीजेपी के लीडर से बात करें वो कह रहे हैं कि फारूक साहब भी एक बार अनअपोज जीते हैं, तो अपोजिशन को कह रहे हैं फिर क्यों इतना शोर कर रहे हैं वो? कैंडिडेट ही गायब हो गए ना। फारूक साहब के खिलाफ तो किसी ने कागज नहीं भरे थे। फारूक साहब के मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उनके खिलाफ जो उम्मीदवार थे उनके कागज गायब हो गए या उनका प्रपोजर गायब हुआ। सूरत में जो हुआ उसका आप 1980 फारूक साहब के पार्लियामेंट इलेक्शन से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। फारूक साहब के 1980 के पार्लियामेंट इलेक्शन में उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार ही नहीं था। यहाँ उम्मीदवार थे लेकिन वो उम्मीदवार ही गायब हो गए, उनके प्रपोजर गायब हो गए, उनके प्रपोजर के दस्तखत अचानक बदल गए। हाल ही में एक मैंने सुना कि कैंडिडेट ने ही अपना माइंड बदल दिया। तो वो और इसमें बहुत फर्क है। सर एक और चीज़ थी कि होम मिनिस्टर का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने के प्रपोजल पे गौर किया जाएगा। तो सर आपकी भी ये डिमांड रही है कि आसपा को हमारा प्रपोजल तो 2012-13 से पेंडिंग है, तो करिए। एज चीफ मिनिस्टर मैंने लिखा था, चलिए देर आए दुरुस्त आए, हम तो उस वक्त तैयार थे। सर आपका और पीडीपी का, जैसे हमने पहले ही भी मैंने आपसे सवाल पूछा कि कंसेंसस नहीं बन पाया पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को लेकर, क्या सर ये एक प्रीकर्सर है असेंबली इलेक्शंस के लिए? ये फैसला तो महबूबा मुफ्ती जी ने किया, अब मैं कह नहीं सकता हूँ। तो सर ऐसा क्या असेंबली इलेक्शन मैं कह नहीं सकता हूँ असेंबली में क्या होगा, वो अब देखते हैं। ये असेंबली ये इलेक्शन निपट जाए फिर हम साथियों से मशवरा करेंगे। तो अभी दरवाजे बंद नहीं हैं पूरी तरह से? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा फिलहाल। ये इलेक्शन निपट जाए उसके बाद हम साथियों से मशवरा करेंगे। सर एक और बड़ी बात इस इलेक्शन में सामने आई है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आप पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और मुद्दा ये चल रहा है कि कौन बड़ा मुस्लिम है कौन छोटा है, इस्लाम को बीच में लाया जा रहा है कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो सर उससे कैसे कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने कभी इस चीज़ का जवाब नहीं दिया? मैं ना दूंगा, मेरी ना आदत रही है ना, मुझे 25 साल हो गए ये करते करते। ये जो बातें कर रहे हैं ये तो कल के छोकरे हैं, इनको तो सियासत में महीने नहीं हुए। मुझे तो अब 25 साल हो गए, मेरे बाल सफ़ेद हो गए ये करते करते। मैंने तब इन चीज़ों का जवाब नहीं दिया तो आज क्यों दूंगा? तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को? बिल्कुल नहीं साहब, कुछ नहीं। जो भी कहना होगा मेरे वोटर कहेंगे। तो सर कितने होपफुल हैं इन 3 सीटों पे आप, या इंशाल्लाह अच्छी कामयाबी तीनों सीटों पे, क्योंकि सबसे बेहतरीन उम्मीदवार अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से पेश हुए हैं इस मैदान में, और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी कामयाबी मिलेगी तीनों उम्मीदवारों को। सर यहाँ तक कि जम्मू की 2 सीटें और लद्दाख में भी मिलके इंडिया जो ब्लॉक है हम इन 6 सीटों पे कामयाबी हासिल करेंगे। सर लद्दाख की बात करूंगा, वहाँ पर भी आप लोगों का पेज फंसा हुआ है। कांग्रेस ने वहाँ की जो यूटी की यूनिट है ये एलिगेशन लगाई कि आपने एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया कारगिल की लोकल यूनिट के साथ मिलके। किस यूनिट के साथ? कांग्रेस की यूनिट के साथ। हमने ऐलान नहीं किया ना, वो कांग्रेस अपने वहाँ के साथियों से बात करें। हम तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस का जो फैसला होगा हम उसके साथ हैं, हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं। तो इंडिया ब्लॉक अभी टूटा नहीं है? कहाँ टूटा है ना। तो सर अब आपके अगेंस्ट इस वक्त आपका जो मुकाबला है सजाद लोन के साथ है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो हैं, कितना बड़ा चैलेंज है सर? मेरा मुकाबला किसी फर्द के खिलाफ नहीं है, मेरा मुकाबला दिल्ली के साथ है। चेहरा जिसका भी होगा लेकिन पावर तो दिल्ली का है, लगाम उनके हाथ में है, उनके इशारों पे ये सारा कैंपेन चल रहा है। तरुण चुग साहब जब यहाँ आते हैं और रात को यहाँ कुछ लोगों के साथ मुलाकात करके वापस चले जाते हैं, उसी से आपको पता चल जाता है। जब सियासी निशाना बनाया जाता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया जाता है, मुझे बनाया जाता है, उसी से आपको पता चलता है कि मेरी लड़ाई जो है किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। चेहरा ज़रूर उनका है लेकिन लगाम दिल्ली के हाथ में है। सर आप पे भी एक एलिगेशन लगाई जाती है कि आपके चीफ मिनिस्टर रहते हुए यहाँ पर काफ़ी यूथ जो है वो मारे गए, जो एजिटेशन हुई थी, तुफेल मट्टू मारा गया था, उसके बाद एक वायलेंस का जो साइकिल है वो चल गया था। इवन आपके टाइम पे भी जामा मस्जिद जो है वो बंद रहती थी, वहाँ पर नमाज नहीं होती थी। तो सर उसे कैसे कहेंगे कि अगर आज मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा दौर नॉर्मल रहा। ये तो अब हो रहा है जब ये लोग नॉर्मलसी का क्लेम कर रहे हैं।
मैंने कब कहा कि मेरा दौर 100% नॉर्मल रहा? मैंने हमेशा कहा कि मेरे दौरे हुकूमत में कुछ मुश्किलें पेश आईं, लेकिन ये लोग तो नॉर्मलसी के दौरान मस्जिद को जो है बंद रख रहे हैं। नॉर्मलसी के दौरान ये ईदगाह में ईद की नमाज जो है वो अदा करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इनके क्लेम और हमारे क्लेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मेरे दौर में इस तरह का मैं नॉर्मलसी का क्लेम कर रहा होता और नॉर्मलसी के क्लेम के दौरान हमने मस्जिदें बंद रखी होती तो फिर मैं आपका इस सवाल का जवाब देता। सर, प्राइम मिनिस्टर ने भी एक चैलेंज किया कांग्रेस को कि कांग्रेस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है तो पब्लिकली ये बोले कि हम अगर पावर में आते हैं तो 370 को वापस लाया जाएगा। आज यूनियन होम मिनिस्टर ने हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सीए और 370 को अपोजिशन पार्टीज़ माइनॉरिटीज़ को खुश करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसे कैसे काउंटर करेंगे? तो फिर हम मान के चले ना कि सीएए जो है वो एंटी माइनॉरिटी है। जब होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि सीएए जो है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, तो फिर जाहिर सी बात है कि इट इज़ एंटी माइनॉरिटी। और हमारी बात साबित हो गई। हमने कहा कि कानून जो है वो मज़हब के बुनियाद पे बनाया गया है। इसमें एक ही मज़हब को निशाना बनाया गया है इस कानून में। कानून जो है, जब आप अदालत में जाते हैं वहाँ मूर्ति होती है जिसके हाथ में वो वेइंग स्केल और आंखों पे पट्टी बांधी होती है। क्यों? ये दिखाने के लिए कि कानून अंधा है। कानून कोई फ़र्क नहीं देखती किसी में भी, चाहे मज़हब हो, ज़ात हो, बरादरी हो, जो भी हो, आदमी हो, औरत हो, कुछ भी। लेकिन होम मिनिस्टर के इस बयान से फिर पता चलता है कि ये कानून जो है ये वाला अंधा नहीं है। इसमें सीधा सीधा एक मज़हब को जो है निशाना बनाया जा रहा है। तभी तो अपीजमेंट की बात हो रही है। और जहाँ तक 370 की बात हम करें ना, अब साहब आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, बारामुल्ला के हैं, मुझे बताइए ना, 370 का कानून क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए था? उस 370 के कानून में आपको भी फ़ायदा हुआ, आपकी भी ज़मीनें बचीं। उस 370 के तहत आपको, मतलब आप सुरक्षित रहे। उस 370 को आज दोबारा बहाल करने के लिए लद्दाख में बुद्धिस्ट जो हैं वो एजिटेशन कर रहे हैं। उस 370 के हटने के बाद जम्मू के लोग नाराज़ हैं। 370 का कानून जो है वो किसी एक मज़हब को फ़ायदा नहीं हुआ, उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को हुआ, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो। जम्मू कश्मीर में 370 का कानून वो मज़हब का कानून नहीं था, वो एक इलाके को दिया गया। तो इसको आप अपीजमेंट नहीं कह सकते हैं। इसमें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर आप देखें, मुसलमान छोड़िए, जम्मू कश्मीर एक वाहिद इलाका है जहां दलित जो है अपनी ज़मीन का मालिक है, और वो अपनी ज़मीन का मालिक 370 की बदौलत है। जम्मू कश्मीर नॉर्थ इंडिया में एक वाहिद इलाका है जहां दलित दुल्ला जो है वो घोड़े पे बैठ के अपनी बारात जो है वो लेके जाता है। क्यों? क्योंकि उसको इस बात का एहसास है कि ज़मीन का उसको मालिकाना हक है। ये 370 की बदौलत है ना। अब 370 ने यहाँ किसी एक मज़हब को फ़ायदा नहीं पहुंचाया, जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा पहुंचाया। एक और ये चीज़ थी कि सेंटर के कई कानून जो थे वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं थे। इवन हर साल पंचायती राज एक्ट का जो पैसा आता था, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज एक्ट जो था यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड नहीं था, तो पैसा लैप्स हो जाता था। अब वो पैसा तो आज भी लैप्स हो रहा है सरदार साहब। इन्होंने इस बार 31 मार्च को कितना पैसा लैप्स किया? अगर आपको कभी गवर्नर साहब से इस तरह इंटरव्यू करने का मौका मिले तो पूछिए। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अब ठेकेदार जो हैं इस बार उनको 31 मार्च को पैसा नहीं मिला। पता नहीं कितने 100 करोड़ जो हैं आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, और पता नहीं कितने हजार करोड़ यहां से वापस चले गए। आपने पंचायती राज एक्ट की बात की। हमारा पंचायती राज एक्ट जो है, जब हमने इस यहां लागू किया, वो दिल्ली के पंचायती राज एक्ट से ज्यादा बेहतर था। अच्छा चलिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स यहां लागू करनी थी वो हमने अपने एक्ट में लाया। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन अपना कानून लाया यहां पे। जिस राइट टू एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, राइट टू एजुकेशन तो बाकी मुल्क में बाद में लगा। यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम जो है जम्मू कश्मीर ने पहले दी, जिससे कि यहाँ के बच्चे बच्चियों ने तरक्की हासिल की, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स बने। हमें बाकी मुल्क का इंतजार नहीं किया। सर, प्राइम मिनिस्टर ने या जितने भी सेंट्रल लीडर्स हैं, जब भी वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि परिवारवाद पे अटैक करते हैं, डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे, और ये कहा कि 2 परिवार जम्मू कश्मीर के जो हैं उन्होंने स्टेट को तबाह किया, एज आई एम कोटिंग देम। तो
उसके बारे में उसे कैसे काउंटर करेंगे सर? मैं क्यों काउंटर करूं? अब देखिए, मैं बार बार ये कहता हूं, बीजेपी को परिवारवाद से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी को उन परिवारों से आपत्ति है जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो बीजेपी में क्या परिवारवाद नहीं चलता? मैं कितने बीजेपी के लीडरों के नाम आपको बताऊं जो सियासी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जो आज इलेक्शन लड़ रहे हैं। 1/5 जो हैं बीजेपी के जो मैंडेट बांटे गए हैं वो सियासी ये खानदान के जो मेंबर हैं उनको ये मैंडेट दिए गए हैं। अब ये बीजेपी को ना डायनेस्टिक या फैमिली पॉलिटिक्स से कोई ये नहीं है, कोई उससे आपत्ति नहीं है। वो उन परिवार को जो है पसंद नहीं करते जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। नहीं तो जब बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बनाया मुफ्ती सैयद साहब के गुजरने के बाद, तब कहाँ था इनका? क्योंकि उस वक्त हुकूमत में शामिल थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। जब उड़ीसा में बिजू पटनायक साहब के बेटे के साथ इनका अलायंस था, नवीन पटनायक साहब के साथ, तब उनको कोई इसमें आपत्ति नहीं थी। जब अकाली दल के साथ इनका अलायंस था, बादल साहब सीनियर, सुखबीर बादल मिलके इन्होंने हुकूमत की, तब इनको कोई एतराज़ नहीं था। आज आंध्र प्रदेश में नवीन ये क्या कहते हैं इसको, चंद्रबाबू नायडू साहब के साथ इनका अलायंस है। चंद्रबाबू नायडू साहब एनटीआर के सन इन लॉ हैं, दामाद हैं, वो परिवारवाद नहीं है। जब शिवसेना के साथ इनका अलायंस चल रहा था, उद्धव ठाकरे साहब बाल ठाकरे साहब के बेटे हैं, उस वक्त बीजेपी को परिवारवाद याद नहीं आया। कितनों के मैं नाम लूँ ना, इनको परिवारवाद तब याद आया। महाराष्ट्र में आज बात करें, बारामती की सीट, वहाँ सुप्रिया सुले की लड़ाई उन्होंने अपने ही ये कज़न की बीवी से करवाया। अजीत पवार साहब क्या हैं? पवार साहब के रिश्तेदार हैं, नहीं तो उनको कौन जानता था। लेकिन बीजेपी को अजीत पवार से कोई मतलब नफरत नहीं है। तो ये बीजेपी का जब ये सिर्फ उन खानदानों को ये जो है बर्दाश्त नहीं करते जो बीजेपी की मुखालफत करते हैं। सर, एक एलिगेशन हमेशा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ पे ये लगी है कि जम्मू को डिस्क्रिमिनेट किया गया, इसीलिए जम्मू मेजॉरिटी में बीजेपी को वोट करता रहा। पिछली असेंबली इलेक्शंस में भी 25 सीटें बीजेपी को मिली। उस एलिगेशन को कि जो जब भी कश्मीर वैली का चीफ मिनिस्टर बनता है जम्मू को इग्नोर किया जाता है, उसे कैसे सर आप? जम्मू ने कितनी तरक्की की हमारे दौर में। क्या जम्मू को यूनिवर्सिटी नहीं मिला? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बाकी जो हैं, जब डिस्ट्रिक्ट बने जम्मू में भी बने, जब इन्वेस्टमेंट आया ज़्यादा तो जम्मू में आया, जब डेवलपमेंट हुई जम्मू में हुई। अब ये लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं ना, इन्होंने तो दरबार मूव की धज्जियां उड़ाई। सबसे ज़्यादा अगर जम्मू को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने पहुंचाया, और मैं खासकर जम्मू शहर की बात करूं, दरबार मूव को कर्टेल करके सबसे ज़्यादा इन्होंने जम्मू के लोगों के पेट पे जो है पैर मारा। सबसे ज़्यादा इन्होंने जम्मू को अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेट किया, इन बीजेपी वालों ने किया, दरबार मूव को कर्टेल करके। नहीं तो अच्छा खासा जम्मू का चलता था। जम्मू को जनाब हम लोगों ने, आप देखिए, जब एमएलसी बनाने थे क्या जम्मू को अपना हिस्सा नहीं मिला? जब मिनिस्टर बनाने थे जम्मू को हमने मुकम्मल कोशिश की कि हर तबके को जो है नुमाइंदगी मिले। जम्मू के साथ कम से कम हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले तो ये लोग हैं ना, ये किस मुंह से बात करें ना? मुझे ये बताइए, वजीर आजम साहब की काबिना में कौन सा मुसलमान मिनिस्टर है? 14% आबादी है मुसलमानों की इस मुल्क में। जब मुझे बताइए ना मिनिस्टर कौन है? मुझे बीजेपी का एक मुस्लिम लोकसभा मेंबर का नाम बताइए। मुझे बीजेपी का एक मुसलमान राज्यसभा का मेंबर बताइए। डिस्क्रिमिनेशन तो इनकी पॉलिटिक्स है ना, अब हमारी नहीं। सर, अपोजिशन का एक इल्ज़ाम रहता है कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो ईडी सीबीआई को अपोजिशन को डराने के लिए यूज़ करती है। सर, उनका ये कहना है कि अगर ऐसा होता तो आज फारूक साहब शायद बीजेपी का हिस्सा होते। क्यों होते ना? उन पे जो एलिगेशन है, ईडी से अगर डराया जाता उनको, डराया तो गया, लेकिन डराया तो गया ना। क्या ऐसा कहा था कि फारूक साहब हिले नहीं? इसी तरह केजरीवाल साहब नहीं हिले, इसी तरह हमारे हेमंत सोरेन साहब नहीं हिले, शरद पवार साहब नहीं हिले। अजीत पवार तो हिल गए, शरद पवार साहब नहीं हिले। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। सर, इंडिया ब्लॉक का फ्यूचर क्या है? सर,
इंशाल्लाह इलेक्शन में हम जीतेंगे।